क्या आपको पता है कि गुजरात की पर कैपिटा इनकम बिहार से 5 गुना ज्यादा है। वेस्ट बंगाल जो एक समय पर हमारे देश की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी, आज वो टॉप 5 में भी नहीं। पंजाब और हरियाणा, 2 स्टेट जिसका कैपिटल सेम है पर जिनकी इकोनॉमिक कहानी बहुत अलग। प्रधानमंत्री मोदी की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है। सितंबर 2024 में उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसको ज्यादा अटेंशन मिला नहीं। ये रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बात करती है कि कौन सी स्टेट्स हमारे देश में अच्छा कर रही हैं और कौन सी नहीं। इस वीडियो के 4 राउंड है। पहले राउंड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र और बिहार की, सेकेंड राउंड में बात करेंगे हम गुजरात और बंगाल की, थर्ड राउंड में पंजाब और हरियाणा और फोर्थ राउंड में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, और लास्ट में मैं बात करूंगा 2 स्टेट्स के बारे में जिनसे हम सभी को सीख मिलनी चाहिए। अब मैं इसके बारे में भला क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अर्नब गोस्वामी अभी बिजी है। And all these dirty, perverted YouTubers are laughing away like idiots through it. तो मैंने सोचा मैं जिम्मेदारी उठा लेता हूँ हमारे पॉलिटिशियंस को बताने के लिए कि भैया जिंदगी में जरूरी है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की वन ऑफ द रिचेस्ट और वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स की। जैसे हर देश का एक जीडीपी होता है, उसी तरह हर स्टेट की एक एनएसडीपी होती है। महाराष्ट्र की एनएसडीपी हमारे देश में सबसे ज्यादा है। देश का 13% जीडीपी महाराष्ट्र से आता है, और अगर महाराष्ट्र खुद का एक देश होता तो वो दुनिया की 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी होती। जबकि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की जीडीपी में 3% भी नहीं है। अब मैं तो एनएसडीपी की बात कर रहा हूँ, पर हम पर कैपिटा की भी बात कर सकते हैं। पर कैपिटा के बेसिस पर बिहार हमारे देश में सबसे नीचे है। 50,000 रुपए की पर कैपिटा इनकम सोमालिया से भी कम है। अगर आप 60 साल पहले जाओगे तो सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं थी। बिहार का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में 8% था, जो आज आके बस 3% हो गया है। तो भला महाराष्ट्र ने ऐसा क्या किया जो बिहार ने नहीं? महाराष्ट्र की ग्रोथ के पीछे एक बड़ा श्रेय जाता है मुंबई को, जो हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है। इनफैक्ट महाराष्ट्र की खुद की 20% जीडीपी अकेले मुंबई से ही आती है। पर महाराष्ट्र की सक्सेस के पीछे कई पॉलिटिकल डिसीजंस भी हैं जो उनके पॉलिटिशियंस ने लिए कई सालों पहले। जैसे महाराष्ट्र वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स बनी हमारे देश की जहां एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप हुई। उधर की सरकार ने इन कोऑपरेटिव्स को बैंक लोन दिलाना आसान कर दिया, जिसकी वजह से ये कॉर्पोरेट्स मिल्स, डेयरीज और प्रोसेसिंग प्लांट्स बना पाए। इसी तरह 1950s के दौरान वेस्टर्न महाराष्ट्र के किसानों ने अपनी रिसोर्सेज एकजुट करके शुगर फैक्ट्रीज बनाई, और आज देश की चीनी प्रोडक्शन में सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का ही है। ऐसी ही चीज हमने इंडस्ट्रीज में भी देखी। जैसे 1962 में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बॉडी बनाई गई, जिससे कंपनीज काम करना तुरंत स्टार्ट कर सकती थी बिना रोड, बिजली और पानी की झंझटों के। और इसका फायदा महाराष्ट्र को मिला 1991 के बाद, जब देश की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई। 1994 में मर्सिडीज, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक, ने महाराष्ट्र को चुना अपनी पहली असेंबली लाइन के लिए। अब अगर मर्सिडीज अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है महाराष्ट्र में, तो दूसरी कंपनीज ने भी सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें, जिसकी वजह से महाराष्ट्र देश की एक लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई। आज महाराष्ट्र एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, जहां कई शहरों में खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई है। जैसे अगर मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, तो पुणे को बुलाया जाता है डेट्रॉइट ऑफ द ईस्ट, उधर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से। महाराष्ट्र फार्मास्यूटिकल्स में भी एक लीडर है। मुंबई, पुणे, नासिक और औरंगाबाद में बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। 2017 तक सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज की रैंकिंग में महाराष्ट्र 2nd स्पॉट पर थी, पर गुजरात ने उनको पीछे छोड़ दिया। पिछले 60 साल में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में कंसिस्टेंटली करीब 13% रहा है। जबकि अगर हम बिहार की बात करें तो उधर कहानी बहुत अलग है। बिहार लिटरली एक फेल्ड स्टेट है जो डीप में है। ये हाल ही में जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर ने कहा था बिहार के बारे में। बिहार की रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है कि देशवासी अपने ही साथियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बिहार के नाम से लोगों के मन में बस जंगल राज और बीमारू स्टेट ही आता है। पर बिहार की इकोनॉमिक दिक्कतों के पीछे कारण क्या है? मेन कारण है कि उधर इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हुई। बिहार की इकोनॉमी का केवल 18% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से आता है। देश में बस 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जहां इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 18% से भी कम है। गेस करो कौन? अंडमान निकोबार, मणिपुर, नागालैंड,
दिल्ली और चंडीगढ़। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि बिहार की इंडस्ट्री की क्या हालत है। जहां महाराष्ट्र इंडस्ट्री पर फोकस कर रहा था, बिहार में फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। 1950s के पहले बिहार में एक्चुअली शुगर प्रोडक्शन बहुत हद तक होती थी। देश की आधी से ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज बिहार में थी। जो नंबर 75 साल पहले 29 होता था, वो अब क्या है? 9। या तो सरकार ने फैक्ट्री ही हड़प ली, या फिर स्कैम या फिर वसूली की वजह से फैक्ट्री ही बंद हो गई। और मैं बस शुगर फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मढ़ौरा का एग्जाम्पल देखते हैं। पटना से बस 80 किलोमीटर दूर एक जमाने में इस शहर में नौकरियों और इन्वेस्टमेंट की भरमार होती थी। बिहार के कोने कोने से लोग इधर नौकरी की तलाश में आते थे और एक बहुत फेमस चॉकलेट की ब्रांड मॉर्टन्स की इधर फैक्ट्री होती थी। और आज इस फैक्ट्री की क्या हालत है, आप खुद ही देख लो। ये इलाका फैक्ट्रीज की ग्रेवयार्ड बनाया जाता है। हिंदी में बोलूं तो जहां फैक्ट्रियां दफनाई जाती हैं। और इधर ही नहीं, अगर आप मुजफ्फरपुर, नवादा और किशनगंज जाओगे, उधर भी आपको ऐसी कई खाली फैक्ट्रीज मिलेंगी। अब देखो, बिहार की गरीबी कल परसों स्टार्ट नहीं हुई। इसके बीज 18वीं सदी में बो दिए गए थे, जब अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लागू किया। उसके बाद 1952 में भारत सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट कर दी और इन दोनों पॉलिसीज ने ही बिहार की इकोनॉमी की पीठ तोड़ दी। अब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो रिसर्च पेपर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने भी बिहार को इतना सपोर्ट नहीं दिया। 1951 से लेकर 2012 तक यूपी और बिहार को पूरे देश में सबसे कम एलोकेशन मिली डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटा बेसिस में, जबकि इन 60 सालों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा को पर कैपिटा एलोकेशन दुगनी मिली बिहार और यूपी से। अब बिहार गरीब था और सेंट्रल सरकार ने कोई सपोर्ट भी नहीं दिया। अब बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के बिहार अपनी गवर्नमेंट इंप्रूव भी कैसे करे? और अगर आप 100 साल पहले चले जाओगे ना, तो स्टैटिस्टिक्स जरूर बदले हैं पर कहानी नहीं। 1930 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में करीब हर 800 लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर होता था, जबकि बिहार में हर 2300 लोगों के लिए बस एक पुलिस ऑफिसर था। और अगर हम पिछले 30-40 साल की बात करें तो बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई कास्ट पॉलिटिक्स की, और बिहार की गरीबी भी कास्ट से लिंक हो गई। 1980 से पहले बिहार में कोई बड़े कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। ये बदला 2 लोगों की एंट्री की वजह से। लालू प्रसाद यादव। इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। और नीतीश कुमार। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष होगा उसमें इस देश की जनता पीछे नहीं रहेगी। दोनों ओबीसी लीडर्स बिहार की अपर कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स को हिलाना चाहते थे। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव का स्लोगन क्या था? विकास नहीं, सम्मान चाहिए। अब लालू प्रसाद यादव ने कमजोर कम्युनिटीज को जरूर पॉलिटिकल पावर दी, पर सोशल डेवलपमेंट के चक्कर में वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भूल गए। बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में बस यही मायने रखता कि कौन सा गुंडा पुलिस थाने को कंट्रोल कर रहा है, क्या वो मेरी कास्ट का है? अगर हाँ तो जिंदगी ठीक है, पर अगर बाई चांस सरकार बदल गई और गुंडा भी थाने का, तो मेरी जिंदगी बदल गई। सब लोग गुंडे की कास्ट पर ध्यान दे रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि भैया तुम्हारा थाना एक गुंडे ने कंट्रोल कर रखा है। 21वीं सदी आते आते नीतीश कुमार बड़ी उम्मीद के साथ आए। उन्होंने कई बदलाव करने की कोशिश करी, कुछ सफल हुए और कुछ नहीं। जैसे 2006 में उन्होंने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी और बिजनेसेस को वादा किया कि वो उनको सब्सिडीज देंगे। अब सरकार ने वादा तो कर दिया, पर कंपनीज को सब्सिडीज मिली नहीं। इस वजह से कई कंपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट तक गई। 2015 में फिर एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी थी, यानी कि कंपनीज को पहले फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी और फिर उनको सब्सिडी मिलेगी। अब आप ही मुझे बताओ कि कौन सा बिजनेस ओनर सब्सिडी लेगा फैक्ट्री सेटअप करने के बाद, वो भी बिहार जैसी जगह में जहां कोई गारंटी नहीं है कि सरकार पैसा देगी भी या फिर नहीं। अब देखो, एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हुई है। सेंट्रल सरकार अब बिहार की एक्चुअली बहुत मदद करती है और कैपिटा के मामले में बिहार वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट्स है जिसको फाइनेंशियल मदद मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अब बिहार के पॉलिटिशियंस को डिसाइड करना होगा कि वो उस पैसे से करेंगे क्या। एक प्रॉब्लम है बिहार की इकोनॉमी में कि अभी भी एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। जहाँ एग्रीकल्चर बिहार की जीडीपी में 20 से 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, पर करीब 60% लोग इस सेक्टर में भी नौकरी कर रहे हैं।
जिसका बेसिकली मतलब है कि हद से ज़्यादा लोग अभी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है बिहार में। इसी वजह से उनको दूसरे सेक्टर्स पर फोकस करना होगा जो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने किया है। उसके लिए उनको बेटर स्कूल्स बनाने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देना होगा। देखो, ये मैंने बहुत हाई लेवल बात करी, पर प्रॉब्लम ये है कि कोई बिहार सरकार पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाते। इसी वजह से कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस पर्सन सोचता है कि यार मैं क्यों बिहार में इन्वेस्ट करूं जब कोई गारंटी नहीं है कि सरकार मेरी मदद करेगी या फिर नहीं। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रस्ट डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए बिहार सरकार को एक्चुअली रिजल्ट्स डिलीवर करने होंगे। जो वो पॉलिसीज बनाते हैं उन पर उनको एक्शन लेना होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। क्योंकि जैसे इस मखाना ट्रेडर ने कहा था कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए, और अभी बिहार सरकार में कॉन्फिडेंस की कमी है। अब आते हैं दूसरे राउंड पर, गुजरात और वेस्ट बंगाल। करीब 60 साल पहले गुजरात तो एक स्टेट भी नहीं होती थी। गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था और उस समय गुजरात टॉप 5 स्टेट्स में कहीं नहीं थी। जबकि बंगाल की बात करें तो वो देश की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी, गुजरात का दुगना। और अगर 60-70 साल की बात करें तो सिचुएशन रिवर्स हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ कि गुजरात की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई और बंगाल की नहीं? महाराष्ट्र की तरह गुजरात ने इंडस्ट्रीज पर फोकस किया आज़ादी के बाद, जिसकी वजह से कई लार्ज इंडस्ट्री जैसे पावर, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स उधर सेटअप किए गए। 1962 में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनी, जिसकी वजह से कई मेजर इंडस्ट्रियल हब्स बने, वापी में, अंकलेश्वर में और वडोदरा में। और 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद गुजरात ने भी वही किया जो महाराष्ट्र ने किया। जैसे 1995 में उन्होंने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, गुजरात 2000 AD एंड बियॉन्ड, जिसने कंपनीज को कई इंसेंटिव्स दिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए गुजरात ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर भी फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड बनाया गया ताकि प्राइवेट कंपनीज छोटे छोटे पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर पाए और लॉजिस्टिक्स सस्ते हों। गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट की वजह से कंपनीज रोड्स, पावर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाई। इसकी वजह से गुजरात में हाईवेज बने और बिजली आई, जिसकी वजह से बिजनेस करना और आसान हो गया। ये प्राइवेट सेक्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट एक्सेलरेट हो गया जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आज चाहे केमिकल्स हो या फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, गुजरात वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टेट्स है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसी वजह से इंडस्ट्रीज के मामले में गुजरात ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। पर बंगाल ये चीज क्यों नहीं कर पाया? यह है 2008 में रतन टाटा का बयान। We do not want to come to an area where we perceive that we are unwanted. वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के सिंगूर इलाके में टाटा के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। 2006 में टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया था कि वो बंगाल में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे अपनी गाड़ी टाटा नैनो के लिए। चीफ मिनिस्टर थे बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, जिन्होंने बंगाल की इकोनॉमी कई सालों में डुबाने के बाद डिसाइड किया कि वो बंगाल को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। अब जमीन के लिए किसानों को कॉम्पनसेशन दिया गया, पर कई किसानों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए उन्होंने प्रदर्शन स्टार्ट किया और एक नौजवान पॉलिटिकल लीडर ममता बनर्जी ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। अल्टीमेटली रतन जी ने टाटा गुड बाय बोला और वो बंगाल छोड़कर गुजरात चले गए। बंगाल सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तो खोया ही, इसके अलावा उनको टाटा को 750 करोड़ रुपए देने पड़े क्योंकि उनकी वजह से उनका लॉस हो गया था। और ये एक छोटा सा उदाहरण है बंगाल की इंडस्ट्रियल कहानी के बारे में। आज़ादी के समय बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास देश के इंडस्ट्रियल हब्स होते थे। इसकी वजह से महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु देश के इकोनॉमिक सेंटर्स बन गए। 1955 में देश का 24% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और 27% इंडस्ट्रियल जॉब्स बंगाल में थी। 50 साल बाद ये नंबर्स कितने हो गए? 4 और 5%। बिहार की तरह ही बंगाल के इंडस्ट्रियल डिक्लाइन के पीछे कई ओन गोल्स भी हैं। अब कई सालों से बंगाल में जूट इंडस्ट्री बहुत मेजर इंडस्ट्री होती थी, पर पार्टीशन की वजह से ये इंडस्ट्री मानो टूट गई। पांच साल के अंदर कलकत्ता में जो बड़े बड़े जूट मिल्स थे वो बंद हो गए क्योंकि जो रॉ जूट का सप्लाई था वो पाकिस्तान से आता था। जिसके बाद 1965 और 1971 की जंगें हुई। 4 p.m. on the 16th of December 1971, the Indian Armed Forces brought the dictators to their knees and the Bengalis to freedom. अब इन वॉर्स की वजह से इंडियन सरकार ने रेलवेज में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और इससे बहुत बड़ा असर पड़ा बंगाल की इकोनॉमी पर, क्योंकि बंगाल की इकोनॉमी अब
इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज पर निर्भर करती थी और इन इंडस्ट्रीज को रेलवे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, पर क्योंकि इंडियन सरकार ने रेलवेज पर इन्वेस्ट करना कम कर दिया, इस वजह से बंगाल की इकोनॉमी पर भी असर पड़ा। पर इसके अलावा बंगाल की सरकार ने भी कई ओन गोल्स करे। सबसे पहले बंगाल की पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट पार्टी की डोमिनेशन आई, जिसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। और ये हुआ क्यों? स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स की वजह से। स्ट्राइक्स तब होती है जब वर्कर्स काम करने से मना कर देते हैं, और लॉकआउट्स तब होते हैं जब कंपनी काम करवाने से मना कर देती है। ये वो समय था जब बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी का भारी सपोर्ट ट्रेड यूनियंस और इंडस्ट्रियल लेबर से आता था। और इसीलिए बंगाल सरकार ने कहा कि अगर कभी भी कंपनी और वर्कर्स के बीच झगड़ा होगा ना, तो पुलिस कंपनी को सपोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए कंपनीज ने सोचा कि बंगाल में इन्वेस्ट करने से क्या ही फायदा है, इसलिए वो दूसरी स्टेट चले गए। 1977 में फिर बंगाल में ज्योति बासु की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आई। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने बंगाल पर राज किया 34 सालों के लिए, जिसकी वजह से वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग लेफ्ट गवर्नमेंट बनी पूरी दुनिया में। इस सरकार ने छोटी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी, ना कि बड़ी कॉरपोरेशंस और फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज। अभी छोटी मोटी लोकल इंडस्ट्रीज जॉब्स तो दे सकती थी, पर ये कभी भी अच्छे प्रोडक्ट्स बना ही नहीं सकती थी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। और उसके बाद 1991 की लिबरलाइजेशन आई। Of building an India free from the fear of war, want and exploitation. India is on the move again. We shall make the future happen. 1994 में लेफ्ट गवर्नमेंट कई सालों के बाद जाग पड़ी कि भैया अब तो हमें बंगाल में इन्वेस्टमेंट चाहिए। चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु कई कैपिटलिस्ट देश भी गए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए 1991 और 2006 के बीच बंगाल में कई नई इंडस्ट्रीज आई। पर मुद्दा ये था कि बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था। सरकार ने उन चीज़ों पर कभी फोकस ही नहीं किया। अब आप 10-20 साल के बाद जाग पड़े कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस वजह से कंपनी तो सेटअप नहीं करेंगी ना। उसके अलावा लैंड को अक्वायर करना या फिर ज़मीन को खरीदना बहुत मुश्किल था, जैसे हमने टाटा के एग्जाम्पल में देखा ही। Nano has come to a halt. Last evening, protesters tried to block a factory gate to prevent Tata Motors employees from leaving. Mamata Banerjee insists she's not in favor of violence, but is not responsible for individual actions. फिर ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर बनी तो पार्टी का सिंबल तो बदल गया, पर प्रॉब्लम्स नहीं। जैसे बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, और इसीलिए अभी भी बंगाल इंडस्ट्रीज के मामले में दूसरी स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से अभी भी पिछड़ा हुआ है। अब अपनी इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए बंगाल को कई चीज़ें करनी होगी, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। अभी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ड्रिवन स्टेट्स के कंपैरिजन से बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए बंगाल गुजरात के सानंद इंडस्ट्रियल एस्टेट और आंध्र प्रदेश के श्री सिटी कॉरिडोर से इंस्पिरेशन ले सकता है। इन कॉरिडोर्स में रिलायबल पानी और बिजली मिलती है, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स मिलते हैं और बिजनेस करने की कॉस्ट कम हो जाती है। और ऐसे डिसीजंस लेने से ना बंगाल की इमेज बदलेगी, एंड इमेज मैटर्स। अभी बंगाल हमारे देश में इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट नहीं मानी जाती, और इस इमेज को बदलने के लिए बंगाल को कई डिसीजंस लेने होंगे। अब आते हैं हमारे थर्ड राउंड में, हरियाणा वर्सेस पंजाब। ये दोनों स्टेट्स हैं तो अगल बगल, पर इनकी कहानियां बहुत ही अलग है। गुजरात की तरह आजादी के बाद हरियाणा की स्टेट तो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, और पार्टीशन के बाद हरियाणा के इलाके में लोगों के बीच बहुत गुस्सा था, दो कारणों की वजह से। वो बोलते थे कि हिंदी स्पीकिंग एरियाज में इतनी डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। इसलिए चौधरी मनफूल सिंह ने एक मूवमेंट लॉन्च करी और कहा कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को क्यों इतनी प्रेफरेंस दी जा रही है। फाइनली 1 नवंबर 1966 को पंजाब 3 स्टेट्स पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में डिवाइड किया गया। इनफैक्ट जब हरियाणा की स्टेट बनी तब कई लोग हरियाणा के बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। इनफैक्ट हरियाणा को पंजाब का गरीब भाई बुलाया जाता था। पर कुछ सालों के बाद सिचुएशन ही बदल गई और 2010 में हरियाणा ने पंजाब को टेक ओवर कर लिया। तो ये हुआ कैसे? हरियाणा के बनने के बस 1 साल पहले इंडिया ने 2 फैमिन्स देखे। इसकी वजह से अनाज की प्रोडक्शन 20% तक गिर गई। क्राइसिस के दौरान इंडियन साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने मेक्सिको के साइंटिस्ट के साथ अनाज की हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड्स इंडिया में ट्राई करे, और इसी के साथ इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। पर इन नई सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था, और ये उन स्टेट्स में इंट्रोड्यूस हुई जहाँ इरिगेशन सिस्टम अच्छा था, जैसे पंजाब और हरियाणा। और ये हरियाणा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया।
ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हरियाणा, जहां एक समय एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी नहीं, अब वो पूरे देश के लिए अनाज उगा रही थी। And a country which once had to rely on the shiploads which arrived from the USA thanks to the Green Revolution can now boast of surplus food grains. यही रेवोल्यूशन मिल्क इंडस्ट्री में भी देखा गया। 1970 में एक ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ, जिसका मकसद था पूरे देश में दूध की बाढ़ लाना। डेयरी किसानों के साथ कोऑपरेटिव्स बनाई गई और उनको मॉडर्न रिसोर्सेज और ट्रेनिंग दी गई। हरियाणा पहली स्टेट बनी जिन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया। अब चाहे दूध हो, अंडे हो या फिर गेहूं, हरियाणा एक बड़ा एग्रीकल्चरल हब बन गया। अब ये चीज तो पंजाब में भी हो रही थी, पर एक चीज जो हरियाणा ने करी और जो पंजाब ने नहीं करी वो है कि हरियाणा ने इंडस्ट्री और सर्विसेज पर भी फोकस किया। एक जमाने में इंडस्ट्रीज हरियाणा में बस अंबाला में होती थी, पर फिर मारुति की एंट्री हुई, जिसके बाद हरियाणा का मानो रुख बदल गया। 8 बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है हरियाणा में, जहां हजारों छोटी और बड़ी कंपनीज है, जैसे मारुति, मित्सुबिशी, होंडा और नेस्ले। हरियाणा की ग्रोथ के पीछे एक मेजर कारण उसकी लोकेशन भी है, क्योंकि वो एनसीआर दिल्ली को 3 तरफ से सराउंड करती है, जिसकी वजह से बिजनेसेस उधर आना चाहते हैं। और इन बिजनेसेस से जो हरियाणा ने टैक्स इनकम कमाई, उस इनकम को हरियाणा ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज किया। आज हरियाणा में गुरुग्राम एक आईटी पावर हाउस है। 2015 में ही 500 से ज्यादा उधर आईटी कंपनीज आ गई थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, HCL, गूगल, IBM, मोटोरोला और सैमसंग। और ग्रेजुअली सर्विस सेक्टर उल्टा मेन सेक्टर हो गया हरियाणा की इकोनॉमी में। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम पंजाब से दुगनी है, और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। नामी इकोनॉमिस्ट रंजीत सिंह गुमन ने भी कहा था कि पंजाब अपने क्राइसिस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कौन सा क्राइसिस? पंजाब का फाइनेंशियल क्राइसिस। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली कहा है कि पंजाब एक फाइनेंशियल क्राइसिस में। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो, पर मैं आपको समराइज कर देता हूँ मेन आर्गुमेंट्स है क्या। 2022-23 में पंजाब पर जो कर्ज है उनके सालाना रेवेन्यू से 4 गुना ज्यादा है। इस क्राइसिस ने पंजाब सरकार की फाइनेंसेस की तो धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेरा है। आप मानोगे नहीं कि पहला वादा जो आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरा किया था पंजाब में, वो है कि उन्होंने एक वॉल्वो बस इंट्रोड्यूस करी जालंधर से एयरपोर्ट तक। तो सरकार भी कह रही है कि भैया आपके भविष्य के लिए आप इस स्टेट से बाहर चले जाओ, वही बेहतर है। और ये क्राइसिस ना 1-2 हफ्ते पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बल्कि कई साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। पंजाब सरकार की खुद की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के डेट इंडिकेटर्स शायद पूरे देश में सबसे खराब है। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन याद है ना? वही रेवोल्यूशन जिसने हमारे देश के एग्रीकल्चर को बदल दिया, उसी ने ही बीज बोए पंजाब के फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। क्योंकि ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। इसी वजह से पंजाब का कनाल इरिगेशन सिस्टम जो था वो पानी के लिए काफी नहीं था। इसलिए किसान ट्यूबवेल और पंप सेट यूज करने लग गए जमीन से पानी खींचने के लिए। अब किसान इतना पानी खींच रहे थे जमीन से कि पानी कम हो गया। अब पानी कम हो गया तो उनको और बड़े पंप सेट लगाने पड़े, और बड़े पंप सेट की वजह से उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई। इसलिए कई किसानों ने एक भारतीय किसान यूनियन स्टार्ट किया सरकार की मदद मांगने के लिए। क्या मांग थी उनकी? कि भैया हमारा बिजली का बिल माफ करो, हमें इतने बड़े बड़े पंप सेट लगाने पड़ते हैं, हमें ये बिजली के बिल नहीं भरने। इसके अलावा खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई और एक इंसर्जेंसी भी। इन्हीं चैलेंजेस की वजह से पंजाब में कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहती थी। फाइनली कांग्रेस सरकार मान गई कि वो इस डिमांड को पूरा करेंगे, पर उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि इस डिमांड को एक्सेप्ट करके वो पूरी स्टेट में एक नशा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और नशे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। एक पुरानी रिपोर्ट कहती है कि 1990s के इलेक्शंस बस सब्सिडीज के नाम ही जीते जा रहे थे। पंजाब सरकार अब बिजली की सब्सिडी में इतना भारी पैसा खर्च करती है कि उनके पास और चीजों करने के लिए अब पैसा बचा ही नहीं है। यूनाइटेड साइकिल्स एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के DS चावला कहते हैं कि इंपोर्टर्स पंजाब आना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास एयर कनेक्टिविटी ही नहीं है। उल्टा कहते हैं कि आप न्यू दिल्ली आ जाओ मिलने के लिए। रिजल्ट ये है कि जहां पंजाब वन ऑफ द टॉप स्टेट से एक नीचे के स्थान पर आ गई है, हरियाणा नीचे से ऊपर पहुंच गया है। देखो, पंजाब के लिए सोल्यूशन क्लियर है, उनको अब टफ डिसीजंस लेने होंगे। उनको किसानों को बोलना होगा कि भैया तुम चावल और गेहूं नहीं उगा सकते, उल्टा उनको इंसेंटिव्स देने होंगे किसानों को दूसरे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो बिजली की सब्सिडीज दी जा रही हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। और देखो, ये कोई नई चीज मैं नहीं कह रहा हूँ,
यही चीज 25 साल पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एसएस जोल ने कही थी। कई सालों से पंजाब सरकार एक गड्ढा खोद रही है जहाँ वो नीचे जाए जा रहे हैं। वो ये रियलाइज नहीं करते कि भैया इस खुदाई के लिए किसी ना किसी को तो पैसे भरने ही होंगे। अब या तो ये पैसे भरेंगे पंजाब की करंट जनरेशन या फिर फ्यूचर जनरेशन, ये डिसाइड करना है पंजाब को। अब आते हैं हमारे चौथे राउंड में, उत्तर प्रदेश वर्सेस तमिलनाडु। 1903 में एक छोटा सा लड़का जो तमिलनाडु के एक शहर में पैदा हुआ था, उसका नाम था कामराज। बचपन में अपनी पढ़ाई के लिए वो एक छोटे से स्कूल जाता था और बहुत छोटी सी उम्र में उस लड़के ने ट्रेजेडी देखी जब उसके पापा का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ा परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए। और आपको पता है कि स्कूल ड्रॉप आउट ने 40 साल बाद क्या किया? वो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बना और स्कूल ड्रॉप आउट ने तमिलनाडु के एजुकेशन सेक्टर को बदल दिया। जब के कामराज चीफ मिनिस्टर बने 1954 में, तमिलनाडु की लिटरेसी रेट बस 19% थी और करीब 10 साल बाद ये लिटरेसी रेट 36% हो गई। इसके पीछे एक मेजर कारण था कि के कामराज ने मिड डे मील्स इंट्रोड्यूस करी स्कूल्स में, जिसकी वजह से कई गरीब परिवार अब अपने बच्चों को स्कूल्स भेजना चाहते थे। और इस एक पॉलिसी डिसीजन से तमिलनाडु के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में एक इम्पैक्ट आया। आज भी अगर आप असर की रिपोर्ट देखोगे तो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन से रीडिंग और मैथ में बहुत बेहतर करते हैं। हेल्थ केयर में भी तमिलनाडु सरकार ने हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में इन्वेस्ट किया है और इन सब का इम्पैक्ट अब हम मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु में भी एक देश का ऑटोमोबाइल हब है। फोर्ड और ह्यूंडई जैसी कंपनीज ने अपने प्लांट सेटअप करे। अब मैन्युफैक्चरिंग तो कई और स्टेट्स में हो रही है, पर तमिलनाडु के बारे में जो यूनिक चीज़ है वो है कि उनकी वर्कफोर्स में कई महिलाएं हैं। हमारे देश की आधी फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स तमिलनाडु में ही है, जहां महाराष्ट्र में 12 और गुजरात में 7% फैक्ट्री वर्कफोर्स फीमेल है। ये नंबर तमिलनाडु के लिए 40% है। इसके पीछे एक मेजर कारण है कि साल 2000 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक रूलिंग पास करी थी कि महिलाएं भी नाइट शिफ्ट कर सकती हैं फैक्ट्रीज में। इसकी वजह से जब आप फोटोज देखोगे आज की तमिलनाडु फैक्ट्रीज में, आप देखोगे कि महिलाएं देश के आईफोन्स बना रही हैं। इसी वजह से हमारे आज की देश की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी तमिलनाडु की महिलाएं लिख रही हैं। अब जहां तमिलनाडु में करीब 70 सालों से हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कहानी बहुत ही अलग है। पिछड़े पावे 100 में 60, ये एक कोट था राम मनोहर लोहिया का, जो उत्तर प्रदेश में कहते थे कि पिछड़े हुए समाज को 60% रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स हेल्थ या फिर एजुकेशन के बारे में नहीं थी, बल्कि कास्ट के बारे में थी। उत्तर प्रदेश में कास्ट डिसाइड करती कि किसके पास ज़मीन थी, किसको नौकरी मिलती और किसको ढंग की एजुकेशन। इसी वजह से 1950 में उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट बस 12% थी, जबकि देश की एवरेज 18% थी। 40 साल तक भी हम एजुकेशन सेक्टर फिक्स नहीं कर पाए। हम पैसा तो खर्च कर रहे थे, पर गलत चीज़ों पर। 1990s में 90% एलिमेंट्री एजुकेशन का बजट टीचर्स की सैलरीज और पेंशन्स पर जाता था। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो टीचर्स काम भी नहीं कर रही थी, उल्टा ये टीचर्स पॉलिटिकली बहुत मजबूत हो गई थी उत्तर प्रदेश में। इनफैक्ट इन टीचर्स को गारंटीड रिप्रेजेंटेशन भी मिलती स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जहाँ 1970s में उत्तर प्रदेश में हर आदमी के लिए 15 रुपये खर्च हो रहे थे हेल्थ केयर के लिए, तमिलनाडु में ये नंबर दुगना था 34 रुपये। अगर हम आज भी बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स पर तमिलनाडु सेकंड रैंक पर है, जबकि उत्तर प्रदेश बहुत नीचे। अब थैंकफुली उत्तर प्रदेश में सिचुएशन थोड़ी जरूर बदल रही है। जैसे लेटेस्ट असर रिपोर्ट के हिसाब से रीडिंग स्किल्स उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स में ऑलमोस्ट दुगने हो गए। ऐसा ही हाल मैथ स्किल्स का भी है। क्या बदला? सरकार की पॉलिसी। 2017 में स्टेट सरकार ने ऐलान किया कि वो ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए राज्य के स्कूल्स को बदलेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्टेट के टीचर क्राइसिस को भी फिक्स किया, जहाँ करीब 1.5 लाख नए टीचर्स को रिक्रूट किया गया। एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया गया स्टूडेंट्स और टीचर्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। देखो इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, पर अभी रास्ता बहुत लंबा है। मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में जो इम्प्रूवमेंट हमने देखी है रीडिंग स्कूल्स में, जो अब 28% हो गई है, उसका मतलब ये है कि 28% क्लास 3 के स्टूडेंट्स क्लास 2 का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। ये नंबर 100% होना चाहिए, पर अभी 28% ही है। अब मैं बात करना चाहता हूँ 2 स्टेट्स के बारे में जो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि NSDP के मामले में महाराष्ट्र हमारे देश में सबसे अमीर स्टेट है, पर कैपिटा बेसिस में कौन सी स्टेट है? ना महाराष्ट्र, ना गुजरात, ना तमिलनाडु, वो है सिक्किम। 40 साल पहले सिक्किम की पर कैपिटा इनकम हमारी नेशनल एवरेज से कम थी, पर लास्ट 20 सालों में सिक्किम ने सारी स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया है।
तो सिक्किम ने भला ऐसा किया क्या? 2003 में सिक्किम सरकार ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था, जहां उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को 100% ऑर्गेनिक बनाया, यानी कि ना कोई फर्टिलाइजर और ना कोई पेस्टिसाइड्स। हम सब हिंदुस्तानी के लिए गर्व और फख्र की बात है कि सिर्फ भारत का छोटा प्रदेश सिक्किम पूर्ण जैविक राज्य बन चुका है। इसकी वजह से उधर की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जैसे एक किसान कहते हैं कि उनकी उपज दुगनी या फिर तिगनी हो गई, पर एक्चुअली ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तो एक बहाना था। इसकी वजह से कई और चीजें हुई जिसने सिक्किम की इकोनॉमी बढ़ाई। जैसे उधर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आई, तो सिक्किम बस रॉ हल्दी या फिर अदरक नहीं बेच रही थी, बल्कि उधर के प्रोसेसिंग सेंटर्स ने पाउडर्स और मसाले बेचने स्टार्ट करे। फिर इस ऑर्गेनिक टैग से सिक्किम में टूरिज्म बढ़ा। सिक्किम ने अपने आप की मार्केटिंग करी कि देखो हम एक ऑर्गेनिक पैराडाइस है, जिससे कई टूरिस्ट उधर आए। इसके अलावा सरकार ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कई सब्सिडीज दी ताकि उधर कंपनी सेटअप हो जाए, और आज कई मेजर कॉर्पोरेशंस अब सिक्किम में है। ऐसी एक स्टेट जिसने लास्ट 20-30 सालों में बहुत प्रोग्रेस करी है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा हमारे देश में एक ऐसी स्टेट बन सकती है जिसकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये कहा था सज्जन जिंदल ने, जो JSW स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर है। 60 साल पहले उनकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय उड़ीसा हमारे देश की सबसे गरीब स्टेट्स में से एक थी। और उड़ीसा ने भी वही तरकीब अपनाई जो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपनाई थी। उन्होंने एग्रीकल्चर की बजाय दूसरे सेक्टर्स पर फोकस किया। लिबरलाइजेशन के बाद चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक ने उड़ीसा की रिसोर्सेज यूज करी और स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में बीजू एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए कंपनीज की मदद करने के लिए, और ये सब पॉसिबल था स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से। इसी वजह से एक समय में जब नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कई जाने जाती थी उड़ीसा में, आज उड़ीसा की डिजास्टर मैनेजमेंट एक सक्सेस स्टोरी बन गई है। उड़ीसा ने एक जीरो कैजुअलिटी अप्रोच अपनाई है, जो एक ग्लोबल एग्जाम्पल बना है साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस में। और देखो, ऐसी चीजों से ना बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस मिलता है कि सरकार हमारी मदद करेगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, और उड़ीसा को वही फायदा मिल रहा है। एक लाइन इंडिया के बारे में बोली जाती है कि होपफुली वी बिकम रिच बिफोर वी बिकम ओल्ड। हमारे देश को बूढ़े होने से पहले अमीर बनना होगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और जो स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जो अच्छा कर रही है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आराम कर सकती हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ इलाके जरूर हैं जहां ऑन एवरेज NSDP 3 लाख रुपए से ज्यादा है पर कैपिटा, पर ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ किसान बेचारे तड़प रहे हैं। गुजरात की पर कैपिटा इनकम हाई जरूर है, पर अगर हम सोशल इंडिकेटर्स की बात करें, वो बंगाल से पिछड़े हुए हैं। तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर साउथ ईस्ट एशिया के कंपैरिजन से हम बहुत पीछे हैं। इसके पीछे एक मेजर कारण है कि हमारे देश में कोई ब्लू कॉलर वर्कर की अच्छी ट्रेनिंग ही नहीं है। वियतनाम, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, US में प्लम्बर्स या फिर इलेक्ट्रिशियंस की एक अच्छी ट्रेनिंग होती है और ये रिस्पेक्टेबल जॉब्स होती हैं, पर हमारे देश में तो हम मानते हैं कि एकदम बेकार नौकरी है। तो ये वीडियो मेरा एक अटेम्प्ट था ताकि हम फोकस लेकर आए इकोनॉमी पर, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज कि भैया पैसा कितना है लोगों के पास, और ये तभी होगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स इन चीज़ों पर ध्यान देंगे।